स्वागत है इस चैनल पर। आज हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है द यूनियन गवर्नमेंट, द लेजिस्लेचर, केंद्र सरकार, विधायिका। भारत जैसे विशाल देश में विविध भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, जीवन शैली, जलवायु परिस्थितियां और भौगोलिक विशेषताएं होने के कारण एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने सरकार के संघीय स्वरूप को चुना, जहां सरकार के विभिन्न स्तर हैं। संघ का उद्देश्य विरोधी ताकतों में सामंजस्य स्थापित करके विविधता में एकता लाना है, ताकि समान राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त किए जा सके। संघीय ढांचे में सरकार के अलग अलग स्तर होते हैं, यानी राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जमीनी स्तर। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास एक केंद्रीय सरकार है, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं और सबसे निचले स्तर पर हमारे पास ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन है, जिन्हें स्थानीय निकाय भी कहा जाता है। भारत के 29 राज्यों में से प्रत्येक की अपनी सरकार है, जिसमें राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का शासन एक मंत्रिपरिषद द्वारा होता है, जिसका नेतृत्व एक मुख्यमंत्री करता है, जिसे राज्य स्तर पर सरकार का मुखिया भी कहा जाता है। भारत में सरकार का सर्वोच्च स्तर संघ सरकार या केंद्र सरकार है। इसे राष्ट्रीय सरकार भी कहा जाता है। संघ सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस चैप्टर में हम संघीय विधानमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। संघीय विधानमंडल को संसद या पार्लियामेंट कहा जाता है। भारतीय संसद द्विसदनीय है और इसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संघीय कार्यपालिका में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्री परिषद शामिल है। तीसरा अंग न्यायपालिका है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में अधिकतम 31 न्यायाधीश। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संघ और राज्य सरकारों के पास बिना किसी संघर्ष या कामकाज में ओवरलैपिंग के विधायी शक्तियों का एक निश्चित क्षेत्राधिकार हो, हमारे संविधान के निर्माताओं ने उन सभी विषयों को गिना और विभाजित किया जिन पर कानून बनाए जा सकते थे। ये 3 सूचियां हैं: 1 संघ सूची, 2 राज्य सूची, 3 समवर्ती सूची। संघ सूची के सभी 97 विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं। इन पर कानून बनाने का विशेष अधिकार केवल संसद के पास है। संघ सूची के कुछ विषय हैं: रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध और शांति, रेलवे, डाकघर, मुद्रा, विदेशी मुद्रा आदि। राज्य सूची में पुलिस, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, कृषि, वन आदि जैसे 66 विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है, जिसमें 52 विषय हैं और इसमें विवाह और तलाक, कृषि भूमि के अलावा अन्य संपत्ति का हस्तांतरण, खाद्य पदार्थों, दवाओं और औषधियों में मिलावट, श्रम कल्याण आदि जैसे विषय शामिल हैं। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून राज्य के कानूनों पर हावी होता है।
उपर्युक्त तीनों सूचियों में शामिल न किए गए विषय या ऐसा कोई भी मामला जो समय बीतने के साथ उठेगा, केंद्र के अधीन आता है और संसद उस पर कानून बना सकती है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ई कॉमर्स, सूचना प्रौद्योगिकी आदि अवशिष्ट विषयों के कुछ उदाहरण हैं। आइए अब हम संघ सरकार के 3 मुख्य अंगों का अध्ययन करें। इस अध्याय में हम केवल संघीय विधानमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं द यूनियन लेजिस्लेचर। संघीय विधानमंडल स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष एक जन आंदोलन में बदल गया और अंततः स्वतंत्रता और स्वशासन की शुरुआत करने में सफल रहा। यह भारत के लोगों के लिए एक सपना सच होने जैसा था, जो एक लोकतांत्रिक स्वशासन की आकांक्षा रखते थे। इसलिए भारत के संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत निर्धारित किया, जिसके अनुसार 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। यह अधिकार लोगों को देश की राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर देता है। वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, जो संसद का गठन करते हैं, जो केंद्र सरकार को नियंत्रित और निर्देशित करती है। लोग हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के कामकाज में अपना विश्वास व्यक्त करते हैं। संसद संघ सरकार का विधायी अंग है। इसमें भारत के राष्ट्रपति और 2 सदन शामिल हैं। लोकसभा को लोकसभा के नाम से जाना जाता है और इसे निचला सदन भी कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा सदन राज्यों की परिषद है, जिसे राज्यसभा या उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग है। कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता। संघवाद के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब पढ़ते हैं लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा जनता का सदन। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 से अधिक नहीं होगी। इनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, जबकि शेष 20 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। चुनाव गुप्त मतदान पर आधारित होते हैं और किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास इस समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इन श्रेणियों से संबंधित व्यक्ति ही इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन निर्वाचन क्षेत्र संयुक्त है, जिसका अर्थ है कि उस निर्वाचन क्षेत्र के सभी पात्र मतदाताओं को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। इस तरह के आरक्षण के पीछे उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना और उनका उत्थान करना तथा उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाना है। एक डू यू नो दिया है, आप इसे पढ़ लेना। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण भी इन दिनों एक ज्वलंत मुद्दा है। चूंकि इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का दोनों स्तरों पर विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व नगण्य है, इसलिए ये मांग जोर पकड़ रही है कि संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।
वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत निर्धारित की जा सकती हैं। वह सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि भारत के राष्ट्रपति इसे पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है यदि संसद द्वारा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लोकसभा के व्यवस्थित और सुचारू कामकाज के लिए ऐसा विधेयक पारित किया जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाता है। ऐसी परंपरा है कि अध्यक्ष का चुनाव बहुमत दल से तथा उपाध्यक्ष का चुनाव विपक्षी दल से होता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है। यदि स्थिति की मांग हो तो अध्यक्ष सदन को स्थगित भी कर सकता है। सदन को संबोधित सभी याचिकाएं और दस्तावेज अध्यक्ष द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अब पढ़ते हैं द राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। इनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और शेष 238 राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 12 मनोनीत सदस्य प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, खेल आदि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। इलेक्शन एंड टेन्योर। चुनाव और कार्यकाल। लोकसभा के विपरीत राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इन सीटों को भरने के लिए चुनाव होते हैं। इसे राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। आगे पढ़ते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा अध्यक्ष की तरह वह भी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, इसकी कार्यवाही का संचालन करता है और सदन के अनुशासन और मर्यादा को बनाए रखता है। चूंकि उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह किसी मुद्दे पर मतदान नहीं कर सकता, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ऐसा कर सकता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही अपना उपसभापति भी चुनती है, जो उसकी अनुपस्थिति में सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अब पढ़ते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। संघीय संसद की शक्तियां और कार्य। लेजिस्लेटिव पावर्स। विधायी शक्तियां। संसद सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। ये संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों में सूचीबद्ध सभी विषयों पर कानून बनाती है। विशेष परिस्थितियों में यह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर के लिए विधायी प्रस्ताव पेश करके शुरू की जाती है। किसी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में केवल साधारण विधेयकों पर लागू दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में बहुमत से मतदान किया जाता है। धन विधेयक या संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों द्वारा विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए
उनके पास भेजा जाता है। सहमति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका पर नियंत्रण। संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। संसद प्रश्न पूछकर कार्यपालिका को भी नियंत्रित करती है। जिस अवधि में प्रश्न पूछे जाते हैं उसे प्रश्नकाल कहते हैं। चूंकि राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती, इसलिए लोकसभा का संघीय कार्यपालिका पर अधिक प्रभावी नियंत्रण होता है। आगे पढ़ते हैं फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियां। केंद्र सरकार का वार्षिक बजट हर साल संसद द्वारा पारित किया जाता है। अगर संसद द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जाती है तो सरकार कोई कर नहीं लगा सकती है या कोई खर्च नहीं कर सकती है। धन के मामलों में लोकसभा राज्यसभा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक के बारे में कोई सिफारिश करती है तो लोकसभा उसे स्वीकार कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संविधान में संशोधन के मामले में दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन इसे प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। भारत के संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके बताए गए हैं, जिनके बारे में आप अध्याय 16 में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं जुडिशियल पावर्स, न्यायिक शक्तियां। संसद को राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार है। इस उद्देश्य के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत यानी कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत और उसी सत्र के दौरान प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। इलेक्टोरल फंक्शंस, चुनावी कार्य। संसद सदस्य भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करते